जाकर आते हैं। एक वार्निंग से सबक मिल जाएगा तो ठीक, फिर जब ये मिलेंगे बाहर तो अपने आप टॉलरेट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, रस्टिकेट कर देंगे। सीधे 10 दिन के लिए रस्टिकेट अपने आप समझ में आ जाएगा जब लॉस होगा, या फिर पेरेंट्स को बुलाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार कैलकुलेटर भूल आया ना मैं। थैंक यू सौम्या, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो सबको थैंक यू बोला था। अलग 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 रेट नहीं देकर एक टाइम की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकाले तो क्या बनेगी? थैंक यू तन्वी। एक साल के हिसाब से कैलकुलेट होती हो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अपनी थ्योरी तो है नहीं। स्टार्ट करें भाई? नहीं नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी खत्म ही नहीं हुआ, इतनी जल्दी नहीं पढ़ा था भाई मैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कम पढ़ लो, चैप्टर समझ में आ जाए, वो ज्यादा जरूरी है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ नहीं। 14-15 नंबर है, 15 नंबर यहाँ के, 20 नंबर रीजनिंग के, 20 नंबर स्टैट्स के, बॉटम लाइन क्रॉस, अपना काम हो जाएगा। इसलिए इसके साथ तो बिल्कुल भी अनजस्टिफाई करना ही नहीं है। स्टैट्स में 20 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे, नो डाउट, मुझे विश्वास है। मैथ्स रीजनिंग में 20 में से 15 से 20 के बीच में कुछ भी आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 20, मिनिमम 15। और मैथ्स में भी मुझे विश्वास है 40 मार्क्स के पेपर में 20 के आसपास आ जाएंगे, चाहे कैसे भी हो। स्टूडेंट क्लास में अगर रोज आ रहा है, रोज काम कर रहा है, तो 20 नंबर में गारंटी देता हूँ। 20 से कम नहीं आएंगे, मैक्सिमम की कोई पता नहीं, चाहे वो नॉन मैथ्स का हो, चाहे उसको मैथ्स नहीं आती हो, चाहे उसको 10th में मैथ्स से डर लगता हो, कुछ भी हो। 20 नंबर कम से कम मैं दिलवा दूंगा, ज्यादा आपके ऊपर है। हो गए ना पास? 20 मैथ्स के, 18 नंबर रीजनिंग के, मैं तो कह रहा हूं आ जाएंगे जब भी पढ़ोगे आप। 18 और 20 नंबर स्टैट्स के, 58 हो गए। अब 60 एग्जैक्ट लाना जरूरी थोड़ी, अपने को तो 50 क्रॉस करवाने हैं। जिसको डर लगता है उसको, ऐसे नहीं कह रहा सबके लिए, जिसको डर लगता है कि पास कैसे होऊंगा। 100 नंबर लाने हो तो एफर्ट्स बढ़ाओ अपने। ये बुक करो, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल की बुक करो, उसके बाद सैंपल पेपर्स वगैरह जो भी है, प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व करो, स्पीड चेक करो। उसमें आप ये तो 100 तो देखो गॉड गिफ्ट होती है, 100 का तो मैं कहता नहीं, बट 95 क्रॉस हो जाएंगे। आज लास्ट वार्निंग है, कल मेरे क्लास में एंटर होने के बाद अगर क्लास में एंटर होंगे तो मैं सीधे मैम के पास भेज दूंगा। मैं वैसे ही 5 मिनट डिले आता हूं, उसके बाद भी आप लोग नहीं आते, 10 मिनट खराब हो गए। देखो 11:15 हो गए, 1 घंटा खराब हो गया अपना पूरा। मतलब 15 मिनट खराब हो जाते हैं, रोज 1 घंटे की क्लास होती है। तो आओ भाई, जो जो क्वेश्चन छोड़े थे पहले उनकी बात करूं, फिर आपकी प्रॉब्लम की बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आज ही एन्युटी शुरू हो जाए। कोशिश। क्वेश्चन नंबर 25 करा दिया था कल परसों जब भी क्लास हुई थी। 85 पेज नंबर पे 25। बिल्कुल डरो मत कृष्णा, आप बिल्कुल स्टैट्स में मत डरो। पेपर, मैं मेरी बुराई कर रहा हूं, पेपर एग्जाम का स्टैट्स का इजी लगता है मैथ्स के कंपैरिजन में। मैथ्स के कंपैरिजन में स्टैट्स का पेपर फाइनल एग्जाम जब दोगे तो इजी लगेगा, मैं श्योर हूं इस बात को लेकर। मैं स्टैट्स नहीं पढ़ा रहा तब भी कह रहा हूं इजी लगेगा, देख लेना।
नो कमेंट्स। मैं मेरे बारे में बात करो आप, मेरी अच्छाई मेरी बुराई मुंह पे कहो, मुझे सुनने को मंजूर है। हाँ 25 करा दिया था मैंने, याद है ना? तो फिर आ जाओ, अब अपन ने छोड़ा क्या क्या था उसके बारे में बात करूं। आओ क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन वालों के लिए, पता नहीं क्यों स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है बट फिर भी कंफ्यूज होते हैं। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रेस्पेक्टिवली। अरे भाई बिल्कुल सही है, हर साल सही आता है। 35 आ रहा है तो 35 भी आता होगा हर साल, पीछे 30 दे रखा है, मैं चेक कर लेता हूं अभी। ये बताओ मुझे एनुअल डेथ रेट और बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ? बर्थ रेट मतलब पैदा होने वाले, और डेथ रेट मतलब, और पर 1000 मतलब 1000 कैंडिडेट पे, मतलब हर 1000 लोगों पर 39.4 तो जन्म ले लेते हैं, पैदा होते हैं, और 19.4 मर जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। एवरेज है, एवरेज कैसे निकालोगे आप? अगर मेरी क्लास में आज 40 स्टूडेंट है, कल 45 थे, परसों 50 थे, अगर मैं तीनों दिन का एवरेज निकालूंगा तो पॉइंटों में आ सकता है, एवरेज पॉइंटों में आ सकता है। तो भाई बर्थ रेट है 39.4 पर 1000 और डेथ रेट है 19.4 पर 1000। अब देखो एक छोटी सी गड़बड़ी है, ये लाइन समझ में तो आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रही है, लेकिन मैंने अगर पॉपुलेशन के फॉर्मूले जो लिखा है उसमें मैंने बताया इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस माइनस r% की पावर n फाइनल पॉपुलेशन। यहां पर r किस में है? परसेंट में, और परसेंट किस पर निकलता है? 1000 पर कि 100 पर? तो ये जो डेटा दे रखे हैं जो 1000 के हिसाब से है, इसको आपको 100 के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जन्म लिए, पैदा हुए, बर्थ हुई, ये डेथ हुई, अपने को तो किससे मतलब है? पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट से, बढ़ने से। मरे मरे, जिंदा रहे, अपने को तो ये देखना ग्रोथ कितनी हो रही है पॉपुलेशन में। तो मुझे ये बताओ, अगर 39.4 पैदा हो गए, 19.4 मर गए, तो नेट ग्रोथ कितने की होगी? क्या ये 20 सबके समझ में आ गया? कहां से निकला? इतने तो बर्थ कर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने पैदा हुए और इतने मर गए, तो नेट ग्रोथ कितने की होगी? आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर अपने जयपुर के अंदर कोरोना की वजह से 2 साल में पॉपुलेशन बढ़ी 50 लाख और कोरोना की वजह से 20 लाख उसमें से मर गए, कोरोना के कारण ही पॉपुलेशन बढ़ गई 50 लाख और कोरोना के कारण ही 20 लाख पॉपुलेशन कम हो गई, मर गए, तो नेट ग्रोथ कितने की होगी? जितने मर गए उसमें से जो जिंदा हुए, मतलब जितने जिंदा है जितने मर गए उसको माइनस कर दो, ठीक है? तो नेट ग्रोथ कितने की आई? पर, मुझे क्या चाहिए? पर। अब आप लोग अपना लॉजिक, थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 1000 पर 20 बढ़ रहे हैं तो 100 पर कितने बढ़ेंगे? डायरेक्ट ये 0 से 0 काट कर ऐसे लिख दूं, 100 कैंडिडेट पर कितने बढ़ते हैं? और अगर 100 पर 2 बढ़ रहे हैं तो अपनी ग्रोथ रेट कितनी होगी? बस ये 2% वाला लॉजिक ही समझ लेना, बस इस पूरे कंसेप्ट का यही मेन है। जिसने 2% को अपने दिमाग में बैठा लिया उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसने 2% को अपने दिमाग में नहीं बैठाया उसके लिए क्वेश्चन की लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2% समझ में आ गया क्यों हुआ? अपने को ग्रोथ से मतलब है, अपने को पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट से मतलब है, और वो भी पर 100 से मतलब है, क्योंकि परसेंटेज 100 पर निकलता है, 1000 पर नहीं। अब आप देख लो भैया, अपना काम हो जाएगा। रेट दे रखी है, क्या दे रखी है? क्या इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है? दे रखी है क्वेश्चन में इनिशियल पॉपुलेशन? क्वेश्चन में इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है क्या? फाइनल पॉपुलेशन दी हुई है क्या? एन दे रखा है क्या? अगर 3 चीजें गायब है तो मैंने क्या बताया था? 100 लेकर करना है, याद आ गया? 3 चीजें गायब है तो 100 लेकर ही कैलकुलेशन कर लो, कर ले।
तो जब गांव बसा तो मैंने पॉपुलेशन मान ली कितनी, रेट कितनी है, ग्रोथ है या डिक्रीज हुई है, ग्रोथ, ग्रोथ है तो साइन कौन सा काम में लूंगा, अगर डिक्रीज होती तो साइन कौन सा लेता, तो 1 + 2%। एन, एन निकालना है क्या, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब फाइनल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, पॉपुलेशन कितनी हो गई, डबल, गांव बसा जब कितनी थी, डबल होगी तो कितनी होगी। अब ये बचा हुआ काम आप देख लो आप कैसे कर सकते हो, आप लोगों को कितनी नॉलेज है, कितना परफेक्शन है। आप लोगों को देता हूं 2 मिनट सोचने के लिए, फिर आप लोगों से नहीं हुआ तो मैं मेरा मेथड बता दूंगा कैसे करना है। बस कैलकुलेटर मैं भी लाना भूल गया ऊपर से, मैं ऊपर बैग में तो रख के लाया था, मैं भूल गया। इसमें आप तो इसमें बना लो कैलकुलेटर अगर काम कर जाए तो, मगर इस कैलकुलेटर पे हैबिट डालना शुरू कर दो। और ये जो है ना, ये चीजें, ये जो है 2% वाली, पेंसिल अपने साथ में रखो और इस क्वेश्चन में ही है ना जो जगह ऊपर नीचे वहां लिखने की आदत डालो। इससे जब आप रिवीजन करोगे ना आपको याद आ जाएगा ये तो स्टेप ये था। कॉपी में लिखने की बजाय जो शॉर्ट नोट है ना वो बनाना शुरू करो बुक के अंदर ही। उससे आप जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करोगे आपकी नजर पड़ेगी, अरे यार ये 2%, ये 2%, ये 2%, आपको याद हो गया कैसे निकला है 2%। हो गया, ऑप्शन आ रहे काम में, 30 आ रहा है 35 आ रहा है, पीछे गलत दे रखा है, फिर पीछे गलत है, वो सही कह रहा था। फाइनल पॉपुलेशन 100 में एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन में दे रखा है पॉपुलेशन विल बी डबल, डबल होनी चाहिए। तो 100 अगर गांव बसा जब पॉपुलेशन थी तो डबल होकर 200 हो जाएगी। ठीक है हार्दिक, ठीक है कृष्णा, हो गया क्या, क्या मैं हेल्प करूं कैसे ऑप्शन चेक करने या वैल्यू कैसे पुट करनी है, हेल्प करूं, उठाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे देखो, ये तो पता है कि आपको ये 100 इधर मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर तो रह गया 2। अब कैलकुलेटर में 1 + 2% ऐड कर दो, कितना आया। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, कैलकुलेटर पे 1.02 लिखना, ये 2 समझ में आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1.02 लिखना, इनटू दबाना और इक्वल्स टू का साइन दबाना, दबाते रहना जब तक ये 2 नहीं आ जाता, और काउंट कर लेना इक्वल्स टू का साइन कितनी बार दबाने पर 2 आ रहा है। ये काम करेंगे अब अपन एन्युटी में, अब मैंने अपना लैंग्वेज चेंज कर दी, अब एन्युटी में ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा। ये 2 समझ में आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 में 2% ऐड करा 1.02 आ गया। अब 1.02 को 1.02 से इतनी बार मल्टीप्लाई करना है जिससे 2 आ जाए, तो अपन कैलकुलेटर पे 1.02 लगाएंगे, इनटू लगाएंगे और इक्वल्स टू लगाते जाएंगे जब तक 2 नहीं आ जाता। अगर 20 बार लगाने पर आए तो 21 आंसर, 30 बार लगाने पर आए तो 31 आंसर। ये करेंगे अपन बात इसकी एन्युटी में, बस आज या तो कल शुरू कर दूंगा। हो गया, बस 35 ही आपका आंसर है। हाँ बोलो, अपने को कैसे पता कितनी बार दबाना है, अपने को तो 2 देखना है, इसमें 35 आंसर है तो 34 बार दबाना है, और अगर 30 आंसर है तो 29 बार। हो गया, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, 35 आ रहा है, बिल्कुल बुक में गलत दे रखा है ऑनलाइन वाले, 35 आंसर होगा, बुक में पीछे रॉन्ग है। ओके, भूल गया मैं यार, अभी बताता हूँ। 62 स्टैट्स की कॉपी,
वो 7 वाला नहीं आ रहा आपके? वो एक लड़का बैठता है ना चश्मे वाला, यहाँ कोने में, छोड़ दिया? अच्छा मे अटेम्प्ट में है क्या वो? तभी इतना मैंने पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ लूं। ये पावर जब इधर से इधर जाती है तो क्या होती है? पावर में होती है ना वो तो। इधर तो पावर नहीं लगाई आपने, इंटू लगा दिया आपने तो। एक मिनट एक मिनट, अगर ये 2 की पावर x कुछ भी है 5, तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए 5 इधर पावर x से इधर जाएगी तो पावर में ही होगी ना वो, ऐसे थोड़ी होगी 5 इंटू 1/x, ऐसे थोड़ी होती है। ये पावर है, पावर जाएगी तो पावर ही रहेगी, बेस कैसे बन जाएगी? ये सही है, ये गलत है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर मैंने बोला 62 हो जाएगा क्या आप लोगों से? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10% इन अ ईयर। हर साल भैया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगता है 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन ऑफिस इज 21870। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 3 years अगो। 3 years अगो मतलब पहले की निकालनी है, पहले की तो ऑप्शन ले लूं। पहला ऑप्शन कितना है, कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन, कितने साल बाद की निकालनी है? तो बस उठाओ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे लिखो 30,000, पहले साल बाद -10%, फिर -10, फिर -10। ऑनलाइन वाले बता दूं कौन सा क्वेश्चन है? 62। ओके वेरी गुड, देख लो 21870 आ गया क्या? सबको लॉजिक समझ में आ गया? 3 साल पहले का निकालना है, यानी पहले का मतलब स्टार्टिंग वाली वैल्यू। तो ऑप्शन से 30,000 ले लो, ऑप्शन ए ले लिया, 30,000 -10 -10 -10 3 बार करके देखा तो देखा 21870 आ गया क्या? आ गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। समझ गए कि ऑप्शन कैसे काम में लेना है? चलो फिर आगे, पहले मैम मैं 68 बता दूं। क्वेश्चन नंबर 68, हो गया सबका? हो गया 68? बाकी स्टूडेंट्स पढ़कर देखो 68, पूछा नहीं है किसी ने, मैं तो मेरी तरफ से पॉपुलेशन वाले सारे खत्म कर रहा हूं, किसी ने नहीं पूछा, मैं तो मेरी तरफ से सारे ऑप्शन वाले खत्म कर रहा हूं। पढ़ो तो सही, पढ़ने पे ही तो पता लगेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। अभी भी नहीं पढ़ा? कितनी है प्रेजेंट पॉपुलेशन? पहले साल कितनी बढ़ गई, दूसरे साल, तीसरे साल? तो बस क्या करना है, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%। देखो आंसर आ गया क्या? बिल्कुल बता के जाऊंगा 75। कोशिश करनी चाहिए, डर तभी खत्म होगा जब उससे लड़ोगे। पहले 70, पहले ये एक कंसेप्ट के करा दूं, फिर जो पहले वाला कंसेप्ट है उसको छेड़ूंगा, वरना इनको समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले कंसेप्चुअल चलने चाहिए। हाँ भाई 78 मिल गया, ये वेरी गुड, जिसने कर लिया बहुत बढ़िया। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हर साल गांव की जनसंख्या बढ़ रही है 2%। द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वुड बी 40%। आपको बताना है कितने साल में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगी। अब आपके पास दुनिया भर के तरीके हैं, अगर आप चाहे जिस मेथड से कर लो।
75 मैंने जवाब दिया था, उसने पूछा था जब, उसने बोलो क्या मैंने जवाब दिया था। मैंने अभी भी जवाब दिया कि मैं बता के जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बचा, वो करा लेने दो, फिर आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी। आपको जो तरीका आता है उस तरीके से करो, कोशिश करो, हो जाएगा। वैसे 100 मानकर करना चाहते हो 100 मानकर करो, ऑप्शन से करना चाहते हो ऑप्शन से करो, फॉर्मूला लगाकर करना चाहते हो फॉर्मूला लगाकर कराओ, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको तरीका समझ में आए उससे कर लो, सबसे सबसे आंसर आ जाएगा। सिक्सटी 69 भी करा देता हूं, रुको एक मिनट। नहीं हुआ क्या? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। फाइनल पॉपुलेशन, अच्छा पहले आ चुका है, मैंने तो नहीं कराया था फिफ्थ, मैंने फिफ्थ कराया नहीं था शायद, कराया था क्या कल? मुझे याद नहीं कराया कल, भूल गया था मैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो प्लस लगा दूं। अब बताओ रेट कितनी दे रखी है? 2%। क्या गांव बसा जबकि पॉपुलेशन पता है? नहीं पता। जब गांव के बाद की बतानी है, 4 साल 5 साल बाद की कितनी है? नहीं पता। एन निकालना है। जब ये दोनों चीजें नहीं पता तो इसको मान ले। अब बताओ पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हो गई? 40%। अगर कोई चीज 100 थी, अगर वो 40% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? जब गांव बसा जब पॉपुलेशन 100 थी, जब 40% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं क्या? ये 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो 1 में 2% ऐड करा तो, अब कैलकुलेटर उठाओ, 1.02 को 1.02 से जितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 140 आ जाए, देख लो, सॉरी 1.4 आ जाए, वो आंसर है। या ऑप्शन ले लेके देख लो, जिस ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने पर 1.4 आ जाए वो आंसर सही है। मैक्सिमम काम कैलकुलेटर पर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। और एनयूटी में भी यही होगा, मैक्सिमम काम कैलकुलेटर पर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। बस फॉर्मूले आपको 2-4 याद रखने हैं और कुछ नहीं। हो गया क्या? अब चलो 69 पर। The value of a scooter is 10,000. Find its value after 7 years. If the rate of depreciation is 10%. हो जाना चाहिए तो। खरीदा वो है, नहीं नहीं डायरेक्ट हो जाएगा ना। कितने में खरीदा स्कूटर? 10,000। अगले साल वैल्यू डेप्रिसिएशन के कारण बढ़ेगी या घटेगी? है? अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है? कितने साल बाद की बतानी है? 7 साल बाद बतानी है क्या होगी। तो -10%, -10%, -10%, 7 बार कर दो, काउंट ढंग से करना। हो गया? इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कंसेप्ट जो है भूलो नहीं, मिक्स नहीं हो जाए। कैलकुलेटर पे कराया कैसे था, 15 दिन बाद ऐसा ना हो याद ही नहीं आया यार, ये कैलकुलेटर तो है, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे लगाऊं। चलें अब आ जाओ, आपका पहले प्रॉब्लम ले रहा हूं 75। बहुत परेशान हो रहे सब 75 पे, आओ 75 की बात करें। An amount is lent at a nominal rate of 4.5% per annum, compounded quarterly. What would be the gain in rupees over when compounded annually? क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मेन है, बाकी क्वेश्चन ये भी इजी है, बहुत इजी है। रेट कितनी दी हुई है और रेट के साथ ले रखा है क्वार्टरली,
और रेट दे रखी है आपको 4.5% और फिर दे रखा है एनुअली। आपसे क्वेश्चन में बोला है अगर अपन इस रेट पर पैसा दे दें क्वार्टरली के हिसाब से और इस रेट पर पैसा दे दें एनुअली के हिसाब से, तो इन दोनों ट्रांजैक्शन में अपना प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, ठीक है क्या, पक्का। अब मुझे बताओ एक साल का ही प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपन पर एनम एक ईयर के हिसाब से बात करेंगे। चलो चलो बातें मत करो, एक ईयर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो मुझे बताओ क्वार्टरली हो तो रेट में किसका डिवाइड देते हैं और टाइम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे बताओ क्वार्टरली के केस में रेट तो कितनी हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या। बस हो गया अपना काम। ये 1.25 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.125। मैंने 100 से डिवाइड दे दिया, माय मिस्टेक। ठीक है भाई, ये तो हो गई अपनी रेट और ये हो गया अपना N4। अब जरा आप अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करो, जरा मैं देखता हूं अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मेरे को नेट कितने रुपए मिल रहे हैं। प्रिंसिपल ले लूं 100, रेट कितनी है 1 पॉइंट कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या था 1 + 125% 4। जरा इसको सॉल्व करना, इसमें कितने रुपए मिल रहे हैं 104.576। बस इतना बहुत है, इतने डेसिमल तक शायद आंसर मैच हो जाएगा। ये 100 रुपए मैंने ले लिए, 100 इसलिए लिए क्योंकि प्रिंसिपल दे नहीं रखा था तो 100 ही मानना पड़ेगा। अब सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में रेट कितनी है, एनुअली है, एनुअली में तो पावर एक ही लगेगी। तो बताओ मुझे 100 मैंने ले लिया प्रिंसिपल, रेट मैंने ले ली 4.5%, टाइम ले लिया मैंने 1। जरा ये बताओ ये कितना पैसा बन रहा है, ये आ रहा है 104 ऊपर मिल रहे हैं इतने रुपए, नीचे मिल रहे हैं इतने रुपए। गेन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ठीक है, वो थोड़ी सी गलती हो गई इनसे, अपने को सही आंसर 0.076 ही है। एक बार दोबारा सुन लो, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या मैंने करा। सबसे पहले वाले केस में अपने पास 2 ट्रांजैक्शन करने हैं, एक करना है क्वार्टरली बेसिस पर, एक करना है एनुअली बेसिस पर। क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%, एनुअली में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5%। बट अपना रूल ये है अगर क्वार्टरली हो तो रेट में 4 का डिवाइड देना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वार्टरली के केस में जो रेट थी 4.5 उसमें 4 का डिवाइड देकर वो ये हो गई और एन की वैल्यू हो गई 4 से मल्टीप्लाई करके 4। अब इसमें प्रिंसिपल दे नहीं रखा तो मैंने प्रिंसिपल ये लेट करा है 100। अब 100 रुपए अगर मेरे पास है, रेट 1.125% है, एन की वैल्यू 4 है, तो ये मेरा अमाउंट बनेगा, इतना पैसा मेरा बन जाएगा। सेकंड वाले केस में एनुअली है, एनुअली में भी टाइम तो वही 1 ईयर है, एनुअली में तो कोई चेंज होता नहीं, तो मैंने टाइम की जगह 1 ही लिख दिया, रेट की जगह वही 4.5 ही लिख दी। ये मेरा हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन में। मुझे बताना है मेरा गेन। गेन निकालने के लिए ऊपर वाला जो अमाउंट है उसमें से नीचे वाला अमाउंट अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा गेन आ जाएगा कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हो गया 75। नोट करना चाहो तो ढंग से कर लेना, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है, लैंग्वेज समझ जाओगे तो हो जाएगा। अब बोलो प्रॉब्लम। नहीं और किसी को प्रॉब्लम आई होगी, कराया था मैंने कल बोर्ड पे, कल मैंने बोर्ड पर कराया था। हाँ इसको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इससे अमाउंट निकालो। हो गया क्या,
अब बोलो आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले? 86 नोट हो गए? चलो भाई 86 इजी सा है 86। द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ, देखो क्वेश्चन 86 भी पढ़ लो, थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, क्वेश्चन ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है। बताओ जरा ग्रोथ रेट कितनी है? और ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना या कम होना? बढ़ना होता है कि inflation is 9% for the 5 year. Let P the gross domestic product amount at the present year. The project real GDP after 6 year. GDP की फुल फॉर्म बताया क्या? ओहो अकाउंट्स इतनी बढ़िया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर बस याद ये रखना जितनी ग्रोथ है उसमें से जो इन्फ्लेशन है वो माइनस कर दोगे तो आपके जीडीपी की रेट आ जाएगी जितनी भी आनी है। कितनी आई जीडीपी की रेट? बस यही ध्यान रखना, बस माइनस करना है ग्रोथ में से जितना इन्फ्लेशन है वो माइनस कर दोगे तो आपके जीडीपी की रेट आ जाएगी। आ गई क्या? अब आपको कितनी बतानी है जीडीपी आफ्टर कितने साल? बस वैल्यू पुट करो, बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल देखो स्टार्टिंग में पी दे रखा है क्या क्वेश्चन में? रेट 8 है क्या? एंड नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर दे रखे हैं? कितने साल बाद? 6 साल ही तो बोला है। बस बचा हुआ काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। अमाउंट ही तो बताना है इसमें। पी दे रखा है ना क्वेश्चन में, पी दे रखा है क्वेश्चन में, बोला ना पी, देखो कहीं लिख रहा होगा लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मिला क्या? पी दे रखा है आपको प्रोडक्ट की प्राइस, पी दे रखा है आपको प्रोडक्ट कितने का है? 6 पावर है तो 5 बार ही करना है। मैम मल्टीप्लाई सही नहीं किया आपने, पहले 1 में 8% ऐड करो, इनटू दबाओ, अब इक्वल्स टू का साइन दबाओ 5 बार और फिर इसको पीस लगा दो इसके साथ। आगे क्या वैल्यू पुट करना? बस इसके साथ पी लगा दो, ऑप्शन मिला लो। क्वेश्चन नंबर 82 में इट वुड फैच ₹482 मोर, मतलब ज्यादा मिल रहे हैं, 482 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, बस फैच वैच कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत हो फैच को लेकर। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर दोगे तो 482 ज्यादा मिलेंगे, एनुअली पर दोगे तो 482 कम मिलेंगे। बोलो भाई अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर मैं एन्युटी का बेसिक शुरू कर दूं। 83 I denote the actual rate of interest in decimal and N denote the number of conversion period. The formula of compounding effective rate of interest. जरा देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का? 1 + R% इंटू 100, क्योंकि मुझे किस में आंसर चाहिए? परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए इंटू 100। अब देखो क्वेश्चन नंबर 83 में रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट कर रखा है? तो आई n-1, अब इंटू 100 नहीं कर रखा, मतलब अपना आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा। इन्होंने बिना परसेंटेज के ऑप्शन दे रखे हैं, अब मिला लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। भाई आपको अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो आप ऑप्शन आराम से सोच सकते हो। 83 में अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला आराम से याद रह जाएगा कि 1 + i⁻n-1 इंटू 100 करा नहीं, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है। लो भाई आओ क्वेश्चन नंबर 3 में 5.4 कैसे सॉल्व होगा ये समझाऊं।
क्वेश्चन थर्ड का आंसर बिल्कुल क्लियर है, 5.4 ईयर है, लेकिन ऑप्शन कैसे काम में लेंगे ये बता दूं। बोलो भाई, मशीन पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? मशीन कितने में परचेज करी? A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 1 lakh and its ultimate scrap value was rupees 30,000. The effective life of machine is. पॉइंटों में ऑप्शन कैसे सॉल्व होते हैं पता है क्या? कितने में खरीदी मशीन? हर साल कितनी डेप्रिशिएट हो रही है? 20%। कितने साल बाद का निकालना है? 5.4। इसमें पूरे पूरे साल कितने? पूरे पूरे ईयर। तो 20% कितनी बार करेंगे? 20% तो कर दिया 5 बार, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 5 बार 20%। कर दिया क्या 5 बार? अब 0.4 ईयर और 0.4 ईयर और। अब जरा मुझे बताओ पूरे साल भर के लिए रेट कितनी है? 20। तो 0.4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अरे भाई जो काम पूरे साल भर के लिए 20 है तो आधे साल में 20 का आधा 10 होता है। अच्छा मुझे बताओ अगर एक साल की रेट 20% है तो 5 साल की कितनी होगी? 20 × 5। 10 साल की कितनी होगी? 20 × 10। एक में अगर इतना आता है तो 5 या 10 का निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अगर एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 0.4 ईयर के निकालने के लिए 20 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? अब कर दो 5 बार 20% माइनस, 1 बार 8% माइनस। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन थोड़े राउंड ऑफ में आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे। 30146 आया, उसका राउंड ऑफ 30,000 ही करना है आपको। ये इस क्वेश्चन की थोड़ी बहुत एरर है, क्वेश्चन वालों की गलती है ये। इसका एक रीजन है मेरे पास। अगर आप 5.5 साल के निकालो तो देखो 30,000 से कम हो जाएगी। देखो एक बार निकालकर 5.5 की, यानी 5 बार 20% और 1 बार 10% माइनस करके देखो। देखो एक बार आ रहा है क्या आपका कुछ? डायरेक्ट कैसे? पॉइंटों वाले ऑप्शन के लिए मतलब ऑप्शन लेना ही पड़ेगा अगर पॉइंट में ईयर है तो। ये 5.4 ईयर अपन बिना उसके नहीं सॉल्व कर सकते। कम आ रहा है ना, इसका मतलब 5.5 हो नहीं सकता। 5.4 उससे ज्यादा आ रहा है तो अपन राउंड ऑफ में जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा वाली कंसीडर करेंगे। अगर आप इसको 5.5 ले जाओगे तो 30,000 से भी कम हो जाएगी कॉस्ट, और 30,000 से कम हो गई इसका मतलब वो ऑप्शन सही हो नहीं सकता। कॉस्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू कम कैसे होती है? तो मेरा ख्याल है अब अपन शुरू कर सकते हैं। नन ऑफ दिस तो तब होता जब 5.4 भी ऑप्शन नहीं होता। नन ऑफ दिस तो जब होता जब 5.4 भी ऑप्शन नहीं होता। चलो जो भी है, प्रैक्टिस करने से काफी कुछ शुरू हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आओ जरा अब एनईटी की कहानी शुरू करें। नहीं बात ज्यादा उस पर लोड नहीं डालूंगा आप लोगों को। आज आपको बिल्कुल फ्री माइंड से समझाऊंगा, बस ज्यादा लोड तो कल ही डलेगा जो भी डलेगा ना। होमवर्क में कुछ देने वाला हूं, केवल आप अपने दिमाग को यूज में लो कि एन्युटी है क्या, एक्चुअल में एन्युटी बनी कहां से, एन्युटी का डेवलपमेंट क्या है, क्यों बनी, कैसे बनी।
तो एन्युटी का सबसे सिंपल मैंने जो बताया वो ये है, इक्वल पेमेंट इज मेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। हर बार आपको बराबर पैसा देना है, इक्वल पैसा देना है और इक्वल टाइम में देना है। इक्वल टाइम का मतलब समझे, अगर महीने में देना है तो हर महीने देना है, 6 महीने में देना है तो हर 6 महीने में देना है, साल में देना है तो हर साल में देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जितना भी कुछ चल रहा है, जितना भी कुछ प्रोसेस चल रहा है वो ज्यादातर सब कुछ लोन पर चल रहा है। जैसे सपोज ये है, इसको चाहिए बाइक कोचिंग आने जाने के लिए, ये शोरूम में गया, बाइक का प्राइस पूछा, 2.5 लाख रुपए बताया, इसने बोला 2.5 लाख तो मेरे पास है नहीं, 25,000 रुपए दिए, बचे 2.25 लाख रुपए, उसकी हर महीने की 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट बना दी। तो जहां पर भी इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया या लिया जाएगा वो एन्युटी है। एन्युटी का मतलब ही इंस्टॉलमेंट है, और जो इंस्टॉलमेंट आती है ना वो हर बार सेम आती है, और जितने टाइम की मानोगे उतने टाइम में ही देनी पड़ेगी। जैसे अगर सपोज मेरे को साल भर की देनी है तो हर साल में दूंगा, तो 2020 की इंस्टॉलमेंट, 2021 की इंस्टॉलमेंट, 2022 की इंस्टॉलमेंट हर बार सेम ही रहती है। बाइक की किस्तें चुकानी है, इंस्टॉलमेंट देनी है तो भी फिक्स बांधनी है। फिक्स टाइम में जो भी मैं पैसा दूंगा लूंगा, इक्वल टाइम में जो भी पैसा दिया या लिया जाएगा वो एन्युटी है। तो एन्युटी के आप लोगों के दिमाग में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? क्या आप लोगों की किसी के LIC चल रही है? LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, EMI। LIC में क्या होता है, हर 3-3 महीने में इंस्टॉलमेंट आती है, सपोज 1000 रुपए की। तो SIP चल रही है, FD में तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, एक बार देके फ्री हो गए। RD होता है, RD में होता है पोस्ट ऑफिस में जो मंथली चलती है, हर महीने आप पोस्ट ऑफिस में 500 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, हर महीने आप पोस्ट ऑफिस में 500 रुपए जमा करा रहे हो, वो भी एन्युटी है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, एक तो हर बार का इक्वल पेमेंट होगा और इक्वल टाइम में ही जाएगा। अगर मंथली है तो जो पहले महीने में दिया वही दूसरे महीने में, वही तीसरे महीने में। अगर क्वार्टरली है तो जनवरी में दे दी पहली इंस्टॉलमेंट, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकले, अप्रैल में दे दी, फिर अप्रैल मई जून 3 महीने निकले, जुलाई में दे दी, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने निकले, अक्टूबर में दे दी। ऐसे क्वार्टरली देनी पड़ेगी। और अगर हाफ ईयरली है तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर जनवरी में दे दी तो जनवरी से 6 महीने जून गया, जुलाई में दूंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर पूरा साल निकल गया, फिर अगले साल की जनवरी में दूंगे। हाफ ईयरली का मतलब समझ गए? तो मुझे बताओ, हाफ ईयरली है तो एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? तो 10 साल में कितनी बनेगी? और क्वार्टरली है तो एक साल में कितनी बनेगी? तो 5 साल में। मंथली है तो एक साल में कितनी बनेगी? तो यहां पर वही चेंजेस होंगे, अगर जरूरत पड़ी तो चेंज कर दोगे रेट में और उसमें। ये तो हुई बात एन्युटी है क्या। तो एन्युटी का दूसरा मतलब है, दूसरा नेम है इंस्टॉलमेंट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये इंस्टॉलमेंट वर्ड काम में आ जाए, मतलब समझ जाना इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी बेस्ड क्वेश्चन आया है। पुराने क्वेश्चन देख लेना, उसमें कहीं पर भी इंस्टॉलमेंट नहीं थी, इस बार इंस्टॉलमेंट बनेगी। इंस्टॉलमेंट का मतलब एन्युटी, इंस्टॉलमेंट में पैसा जब भी दिया या लिया जाएगा एन्युटी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एन्युटी की। एन्युटी अपने कोर्स में है कितने टाइप की, कुछ नोट करना है आपको। इक्वल पेमेंट का मतलब समझ गए ना, ये तो कुछ नहीं है। इक्वल पेमेंट एन्युटी बेस्ड क्वेश्चन होगा अगर इंस्टॉलमेंट वर्ड आ गया एग्जाम में। तो अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज में आता है, इसका मतलब एन्युटी है। 27 नहीं हुआ निशु, मैं लास्ट में देखता हूं, अगर लास्ट में बता सका तो। 27 तो बहुत पुरानी टाइप है, भूल गए आप वो ट्रिक। ठीक है, एन्युटी का मतलब समझ में आ गया। हर बार फिक्स इंस्टॉलमेंट, हर बार सेम इंस्टॉलमेंट, और एन का मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा या एन। अबाउट टाइप्स ऑफ एन्युटी।
नॉर्मली वैसे तीन टाइप की एन्युटी है। एक कहलाती है सिंपल एन्युटी, जिसको अपन ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। एक बोलते हैं एन्युटी ड्यू। जिसको अपन एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस एन्युटी। एक कहलाती है डेफर्ड एन्युटी। अपने कोर्स में ये दोनों हैं, तीसरी वाली नहीं है, इसकी केवल हल्की सी छोटी सी थ्योरी बता दूंगा। पहले तो है ऑर्डिनरी एन्युटी, ये बोलते हैं एन्युटी ड्यू, DUE। जिसको बोलते हैं एडवांस, एडवांस एन्युटी। पीछे लास्ट रो वाले बातें बातें करे जा रहे हो, फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आएंगे आप लोगों के। डेफर्ड, DEFERRED, DEFERRED, डेफर्ड एन्युटी, DEFERRED। वॉइस कम आ रही है ऑनलाइन वालों, वॉइस कम होना तो नीचे नहीं ना, ठीक है। ये कोर्स में नहीं है थर्ड वाली, लेकिन इसकी हल्की सी बहुत एक लाइन की थ्योरी बता दूंगा, इसका कंसेप्ट बता दूंगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों को पहले पता हो तो अपन जब किसी को मकान किराए पे रखते थे तो वो किराया कैसे देता था, लॉजिकली सोचो। जैसे मेरे को ध्यान है, हमारे जब कभी पहले किराए पे मकान रखते थे तो ऐसा रखते थे, मेरी चाचा की बुआ के बेटे के मामा का लड़के का बेटा, उसको किराए पे रख लेते थे। वो दूर के रिश्ते में होता था, उसको रखते थे जनवरी के महीने में किराए पे, तो जनवरी के महीने का किराया कब देता था, फरवरी में। फरवरी के महीने का किराया कब देगा, 2020 की इंस्टॉलमेंट अपने को कब देनी है, 21 की इंस्टॉलमेंट, यानी टाइम के एंड में इंस्टॉलमेंट देनी है, ध्यान रखना। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एन्युटी। व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन इंस्टॉलमेंट इज मेड at the end of time interval, at the end of time interval। ये है आपका सिंपल एन्युटी का रूल कंसेप्ट। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जनवरी की इंस्टॉलमेंट जो आप दोगे, जैसे ट्यूशन फीस, आपको याद हो पहले ट्यूशन टीचर्स की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। कोई पिताजी अपनी बेटी की शादी भी नहीं करता था टीचरों से कि क्या घर घर जाके 100 200 500 रुपए लेता है, पता नहीं मिलते भी नहीं मिलते, तो उनकी शादियां होने में भी दिक्कत हो जाती थी। क्यों होती थी, उसकी वजह बताता हूं क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले जब कोई इंसान या टीचर ट्यूशन पढ़ाता था तो बच्चा सपोज 1 फरवरी को आ गया, 1 फरवरी पूरा पढ़ लिया, मार्च में जैसे ही फी देने का नंबर आया ट्यूशन छोड़ के दूसरे टीचर के चला गया, फिर पूरी मार्च दूसरे टीचर के पढ़ लिया, फिर जैसे ही अप्रैल में उस टीचर को फीस देगा तीसरा टीचर पकड़ लेगा। तो ऐसे टीचरों की कई बार फीस डेप्थ हो जाती थी कि वो स्टूडेंट वापस आता ही नहीं था। टीचरों की कमी थोड़ी है, दूसरे से पढ़ लेंगे, फीस तो बची 1 महीने की। इसलिए क्या था सिस्टम, पहले फीस दी जाती थी टाइम के एंड में, जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। तो ये सिस्टम था सिंपल एन्युटी में, ऑर्डिनरी एन्युटी में। तो अब आप लोग एडवांस में समझ गए होंगे आजकल पेमेंट कैसे लिया जाता है। अगर 1 फरवरी को कोई बच्चा पढ़ने आया है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन का डेमो मैक्स टू मैक्स देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया कल बोलना पापा को फी मंगाई है, पढ़ना है तो, ताकि टीचर का लॉस ना हो। 3 फरवरी 4 फरवरी का फीस आ जाए। तो इसमें क्या होगा, जो पेमेंट है वो कब देनी है, इंस्टॉलमेंट इज मेड एट द
बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ टाइम इंटरवल, बिगनिंग याद रखना, मैं ढंग से लिख देता हूं, बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ टाइम इंटरवल। बिगनिंग का मतलब समझ गए, स्टार्टिंग में पैसा देना है। जनवरी की फीस 1-2 जनवरी को, फरवरी की फीस 1-2 फरवरी को, मार्च की फीस 2-4 मार्च को, या फिर 2020 की इंस्टॉलमेंट 2020 की स्टार्टिंग में ही देनी है, 2021 की इंस्टॉलमेंट 2021 की स्टार्टिंग में देनी है, दैट इज बिगिनिंग। इसके लिए मैंने 1-2 वर्ड और बना रखे, यहां लिख देता हूं। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे, ये मैंने मेरे लॉजिक ट्रिक बना रखी है, इसका मतलब वो इस एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। याद रखना क्या क्या वर्ड दे रखा हो, नाउ मतलब आज से ही, तो एडवांस हो गया, जिस दिन आया उस दिन से ही अगर ट्यूशन फीस दे देगा तो एडवांस ही फीस हो गई। जिस दिन पहले दिन ट्यूशन पढ़ने गया अगर उसी दिन फीस डिपॉजिट करा देगा तो वो एडवांस फीस ही तो कहलाएगी। तो फ्रॉम नाउ अभी से ही ट्यूशन दे देगा तो भी एडवांस एन्युटी कहलाएगी। तो पहली बात तो क्वेश्चन में इन दोनों से पता लग जाता है कि सिंपल एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन सी एन्युटी है, कोई हिंट नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना जानकारी के अभाव में इसको प्रायोरिटी देनी है। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, अगर आपकी बुक में 40 क्वेश्चन सिंपल के हैं तो 4 या 5 ही इसके होंगे। मतलब ये एन्युटी बहुत कम काम में आने वाली है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, अपने कोर्स में है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसके हैं। तीसरी वाली टाइप केवल थ्योरेटिकल में बता रहा हूं, बाकी आपको शायद हो सकता है आईसीआई मॉड्यूल की बुक में भी ना मिले, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए केवल बता रहा हूं डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या होता है। बाय चांस कोई थ्योरी में क्वेश्चन बन जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेफर्ड क्या है। आप लोगों ने एजुकेशन लोन के बारे में सुना है क्या? कैसे होता है वो एजुकेशन लोन? सपोज ये फॉरेन पढ़ने जाना चाहता है और इसके फॉरेन पढ़ने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या करेगा ये? चलो लोन ले लिया बैंक से, चुकाएगा कब? जब ये अभी तो पढ़ने गया है, 3 साल की पढ़ाई है, 3 साल में एमबीए करेगा, 2 साल एमबीए करेगा, उसके बाद इसकी जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद इसके अकाउंट में पहली सैलरी आएगी, जब कटना शुरू होंगी इसकी सैलरी में से वो जो भी लोन अमाउंट है वो, ऐसा क्या? तो मतलब कुछ टाइम के लिए अपन इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं पाते, कुछ टाइम के लिए अपन पैसा चुका ही नहीं पाते, इस तरह की एन्युटी कहलाती है डेफर्ड। जब आप पैसा तो आज लो, पैसे की जरूरत तो मुझे आज है, आज मैंने पैसा ले लिया 25 लाख रुपए किसी से लोन, लेकिन मैंने बोल दिया भैया अभी 4-5 साल तो मैं नहीं दूंगा, मैं पहली इंस्टॉलमेंट देना शुरू करूंगा 2028 से, 2028 में पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा, फिर रेगुलर दे दूंगा सारी इंस्टॉलमेंट, लेकिन 2028 तक एक भी पैसा मैं नहीं दे सकता। यानी एक तरह से पैसा आज ले लो और ब्रेक ले लो कुछ टाइम के लिए, जब आप सेट हो जाओ, जब आपको लगे पैसा चुका सकते हो तब वो पैसा पे कर दो, दैट इज नोन एज डेफर्ड एन्युटी। समझ गए मतलब डेफर्ड का? अपने कोर्स में नहीं है, हालांकि 11-12 की बुक में आजकल ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है। वॉइस धीरे भाई आपको ही लग रही है और किसी को नहीं लग रही? तरुण बीच में डेथ, अरे देखो कितनी बढ़िया बात बोली इसने। इसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं बताता हूं ना इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा मुझे बताओ इसकी गुडविल क्या है जो बैंक वाले इसको 50 लाख का लोन दे देंगे? मना ही कर देंगे जाते ही। क्यों देंगे वो लोन? या तो ये कोई गारंटी पेपर रखेगा भाई जमीन के, प्रॉपर्टी के, या कोई गारंटर होगा ऐसा जिसकी रेपुटेशन गुडविल इतनी है कि भाई तुम पैसा दे दो, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो अगर ये मर गया तो गवर्नमेंट उसको पकड़ लेगी कि भैया तू पैसा दे। तो गारंटर की भी वैल्यू है वहां, ऐसे ही पैसा थोड़ी दे देंगे, बिना किसी उसके देंगे ही नहीं देंगे। आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी के पेपर होने चाहिए कि अगर आप इन फ्यूचर आप नहीं दे पाए तो उस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है कि इसको सेल करके बैंक वाले अपना खाना पूर्ति, अपना हानि नुकसान जो है वो कवर कर ले। ठीक है भाई, 3 एन्युटी हो गई। अब आ जाओ एक छोटी सी टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं, फॉर्मूले चाहे कल लिखा दूंगा। एक कहलाता है आपका फ्यूचर वैल्यू और एक कहलाती है आपके प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब ढंग से समझ जाना क्योंकि अपने सारे फॉर्मूले इसी पर बेस्ड है।
वैसे नाम से क्लियर है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर का मतलब पैसा आज मिलेगा बाद में मिलेगा, और प्रेजेंट का पैसा आज मिलेगा बाद में मिलेगा। तो जो पैसा मेरे आज हाथ में आ रहा है वो प्रेजेंट है, और जो पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा वो मेरे फ्यूचर वैल्यू है। एग्जाम्पल बिल्कुल लो, पहला एग्जाम्पल नंबर 1। मैं यहां से निकल रहा था, मैंने वो सामने बिल्डिंग देखी, वहां आपने देखा यहाँ फ्लैट टाइप में कुछ मकान बन रहे हैं सामने, मैंने वहां पूछा, बोला 3 करोड़ का एक है। मेरी भी इच्छा हो गई, देखा जाएगा एक बार 3 करोड़ का। मैं पहुंच गया उनके पास कि भैया बोलो 3 करोड़ रुपए क्या है क्या नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े थे, प्लीज सुन लो, बाद में फिर आप मेरे को जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, इन्हीं बातों के लिए दोबारा बोलोगे सर ये समझा दो प्रेजेंट का फॉर्मूला क्यों लगाया आपने। और फिर जब आप बोलोगे ना प्रेजेंट का फॉर्मूला, सच्ची कह रहा हूं मेरा चेहरा ऐसा ही हो जाता है बिल्कुल, कि जब मैं बता रहा था ना, जब तो पड़ोसियों से बातें कर रहा था, अब वापस से इसको वही सारी चीजें जो मैंने इतने देर लगाकर समझाई, बहुत नुकसान हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले सब इजी हैं, कंसेप्ट पर ध्यान दो। तो मैंने 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे, मैंने 25 लाख तो उस मकान वाले को, जो भी है प्रॉपर्टी का मालिक, उसको दे दिए। बचे 275, उसका मैंने लोन करा दिया, और मैंने इंस्टॉलमेंट शुरू करवा दी। ये 2,75,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? 2 करोड़ में से गए ना, कितने बचे? 3 करोड़ में से 25 लाख गए तो कितने बचे? 2,75,00,000 रुपए, उसका मैंने लोन कराया। तो 2,75,00,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है? बोलो भाई। आज की तारीख में 2,75,00,000 रुपए की कीमत है मकान की जो रिमेनिंग है। आज मेरे हाथ में 2,75,00,000 रुपए बैंक से आए होंगे, और मैंने आज उस प्रॉपर्टी वाले को दे दिए होंगे, और फिर मैं इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा। तो 2,75,00,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू हुई या फ्यूचर वैल्यू हुई? याद रखना। एक और बहुत शॉर्ट टर्म में बताता हूं, जब भी कोई इंसान लोन लेता है हमेशा अपने प्रेजेंट के लिए लेता है। लोन का मतलब कर्जा। कर्जा फ्यूचर के लिए कैसे ले सकते हो आप? आज मैं घर पे पर्स भूल आया, मुझे मेरी मोटरसाइकिल में 500 रुपए का पेट्रोल भराना है, तो आज मैं इससे कहूंगा भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मैं तेरे को कल चुका दूंगा, कल पे कर दूंगा, ताकि मैं मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा सकूं। कल मैं पर्स भूलूंगा और उसके लिए मैं आज ही पैसा ले लूं उससे, क्योंकि मेरे को याद है मैं कल भूल जाऊंगा, तो मुझे आज ही 500 रुपए दे दे, ताकि मैं आज ही पेट्रोल भरा लूं, ताकि मैं कल पर्स भूल जाऊं तो पेट्रोल रहे मोटरसाइकिल में। तो याद रखना, जब भी कोई इंसान लोन लेता है कब के लिए लेता है? लोन वाले जितने भी क्वेश्चन है वे किसके हैं? प्रेजेंट वैल्यू के लिए। पहला क्लियर है? लोन का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन में बोल ही दे कि आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो, तो फिर आप पढ़े लिखे हो, पढ़ ही लोगे, फ्यूचर वैल्यू बोला है तो निकालनी है। अगर कुछ भी नहीं बोला हो तो ध्यान रखना लोन का मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल लो। दूसरा एग्जांपल ये है कि मेरी एज आप लोग को दिख ही रहा है कि बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मेरी धर्म पत्नी श्री ने मुझे कल ही बोला कि भाई अब आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, भगवान जाने कब आप मेरा साथ छोड़कर चल जाओ, तो मेरे अकाउंट में कम से कम इतने रुपए तो हो कि जब आप मरो तो मैं बची हुई लाइफ आराम से ऐश से निकाल सकूं। तो उसने मुझे बोला 50 लाख रुपए चाहिए भैया, आपके मरो जब मेरे हाथ में, मेरे अकाउंट में 50 लाख होने चाहिए, और आपकी कंडीशन को देखते हुए लगता है 20 साल से ज्यादा जिंदा रहूंगे नहीं। तो फिर मैं अब क्या कर रहा हूं, अब हर महीने उसके अकाउंट में पैसा जमा कराऊंगा, जिससे जब मैं मरूं तो उसको 50 लाख रुपए वन टाइम पेमेंट मिल जाए। LIC का मुझे पता नहीं ज्यादा कुछ, उसकी इंस्टॉलमेंट ज्यादा आती है और रिटर्न कम मिलता है, मुझे इतना पता है, बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो। तो भी बहुत कम आती है, मेरे को लगता है इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा बनती है, जो भी है, मतलब मारना तो ही आपको मेरे को। अब मुझे बताओ ये 50 लाख रुपए आज की तारीख में मिलेंगे या 25 साल बाद मिलेंगे? तो ये प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू? तो हमेशा याद रखना जो वन टाइम एकमुश्त पेमेंट है, जो मोटा पेमेंट है, अगर वो आज की तारीख में हाथ में आ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, और वो मोटा वन टाइम पेमेंट आपके पास फ्यूचर में आ रहा है तो फ्यूचर वैल्यू वाला क्वेश्चन है। कभी भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को देखकर प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड मत करना। इंस्टॉलमेंट मतलब समझ गए ना? आज मैं मेरे अकाउंट में वाइफ के हर साल 10,000 रुपए 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं,
आज से 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं, उससे डिसाइड मत करना जो पैसा वन टाइम एंड में जाकर उसको मिलेगा, या जो पैसा एक साथ वन टाइम पेमेंट में आज यूज में ले रहा हूं, उसी से डिसाइड होगा इज इट बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू या इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर वैल्यू। तो एन्युटी कितने प्रकार की है, कौन कौन सी? सिंपल, एन्युटी ड्यू या फिर डेफर्ड। अपने कोर्स में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो कौन सी टाइप? सिंपल एन्युटी। और एन्युटी ड्यू का पता कैसे चलता है? या तो क्वेश्चन में दे रखो, या लिख रहा हो, या फिर इसका मतलब एन्युटी। अब चलते हैं अपन कल फॉर्मूले पर, कल फॉर्मूले लिखा दूंगा आप लोगों को। नहीं घर पे नहीं भूला पड़ा।